बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आइन। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आइंस पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की जो एबिलिटी है, इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। यूनिवर्सल रूल होने का मतलब है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं और 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपाउंड स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पुट करूँ तो PCl5 को आप देखें तो PCl5 में फास्फोरस के पास तकरीबन इसके जो वैलेंस शेल बनता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी इसका कंपाउंड स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। यानी बहुत सारे कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास ये पॉली एटॉमिक आइंस कौन से होते हैं। तो पॉली एटॉमिक आइंस ऐसे आइंस जिसमें जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे आइंस को हम पॉली एटॉमिक आइंस का नाम देते हैं। तो पॉली एटॉमिक आइंस को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि दोज आइन विच कंटेन मोर देन वन एटम, यानी दोज आइंस दोज आइन विच contain more than one atom are called polyatomic ion. Atoms are called polyatomic ions. यानी ऐसे आइन जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे आइन को हम पॉलीएटॉमिक आइन का नाम देते हैं। अब उसकी कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये अमोनियम है, तो अमोनियम आइन एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक आइन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो OH नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, CO3 कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है और हमारे पास फास्फेट आयन है। ये वो आइंस हैं जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं। अब इनके ऊपर कुछ चार्ज भी आप देख रहे हैं, जैसे NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव है, सल्फेट पर भी 2 नेगेटिव है। ये जो चार्ज फॉर्मल चार्ज है ये कैसे निकलता है? तो फॉर्मल चार्ज जो है ये किसी भी एटम जब वो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम, तो उसके बाद जो ओवरऑल उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो यहाँ पे लिखा होता है, तो ये फॉर्मल चार्ज होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास पॉली एटॉमिक आइंस हैं, अब इधर इधर ही अगर गौर कर लें तो अमोनियम जो है ना, ये सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव जो पॉली एटॉमिक आइन है ये बहुत कम होते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉली एटॉमिक आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपने आंसर बताना है कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आइन कम होते हैं और नेगेटिव पॉली एटॉमिक आइन ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं जी कि ऑक्टेट कैसे एक्सपैंड होता है पॉली एटॉमिक आइन के अंदर। यानी पॉली एटॉमिक आइन में ऑक्टेट एक्सपैंड कैसे होता है। यानी ऑक्टेट एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, उसमें ऑक्टेट से ज़्यादा यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट? तो इसको डिफ़ाइन करेंगे जी। एक्सपेंडेड ऑक्टेट को हम डिफ़ाइन करेंगे पहले। एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द कंडीशन इन विच सेंट्रल एटम has more than one more than 8 electron in its valence shell when it is bonded with
अदर एटम्स, यानी कि ये वो कंडीशन है कि जब सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कब होते हैं? जब वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनियम की बात करूं तो नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अमोनियम आयन की अगर हम बात करें NH4 पॉजिटिव के अंदर, तो देखिए नाइट्रोजन अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाती है, इसी तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेती है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेती है और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेती है। ठीक है जी। तो ये इसके अगर आप गौर करें तो नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बॉन्ड बना लिए हैं, एक अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप ज़रा देखें, यहाँ पर ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, ये 8 हैं। ठीक है जी। तो अभी एक और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, यानी ये 8 नहीं है, 8 से ज़्यादा है, यानी एक्सपैंड जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड हो चुका है। इसी तरीके से हम जो दूसरी एग्जांपल लेते हैं वो हम लेते हैं जी सल्फेट आयन की, SO4 2 नेगेटिव की। तो अगर आप सल्फेट को देखें तो सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सल्फ़र डबल बॉन्ड बनाता है जी यहाँ पर, और 2 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे ना लिखूँ, यानी ये यहाँ पे नहीं लिखता मैं, तो ये यहाँ पे भी लिखा जा सकता है ऐसे। तो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पर गौर करें जी कि सल्फेट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं जी कैसे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप तवज्जो करेंगे तो SO4 2 नेगेटिव के अंदर जो हमारे पास सल्फ़र है ये क्या कर रही है जी, 2 तो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पे हैं और ये एक एक यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के पास होते हैं। जो कि सल्फ़र की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है जी। ठीक है जी। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ये 10 12 और 4 16, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। अब इसके साथ हम सल्फ़र अटैच करते हैं जी। देखें जी, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, अब इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, ये चेक करते हैं जी। ये देख लें जी, 4 ये हैं, 4 ये, 8 और 2 ये 10 और 2 ये 12। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है जी, 12 है, मीन 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ऑक्टेट है ये एक्सपैंड हो चुका है, यानी इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आने चाहिए थे लेकिन 8 से ज़्यादा है। तो यानी ये वो कंडीशन है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है जब उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो मोस्टली पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर हमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो सिमिलरली मैं अगर ये देखूंगा कि ये वजह क्या है कि सल्फ़र ने ऐसा बिहेव क्यों शो किया है, तो उसके लिए ना इसके बिहेवियर की रीज़न लिखने के लिए ना पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सल्फ़र को देखूँ तो सल्फ़र का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अभी हमने ये देखी है। तो ये होता है जी 3s2 और 3p हमारे पास कितना था जी, 4 था। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ जो तो तीसरा शेल है ना, तीसरे शेल के अंदर यहाँ पर 3d भी मौजूद है, जो कि अगर आप गौर करें तो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरे के अंदर 8 होते हैं और तीसरे के अंदर हमारे पास कितने होते हैं जी, 18 होते हैं। जो तीसरा शेल होता है वो 3s 3p और 3d होता है। तो आप ये कहेंगे कि सर 3d तो हम लिखते ही नहीं है, तो 3d इसलिए नहीं लिखते जो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, बट ये अपना 3d इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो ये देख रहे हैं जी 3s है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है जी, 2 है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर p को देखें तो p के आपको पता है 3 होते हैं जी, 3px 3py और 3pz। अगर मैं d की बात करूं तो d के हमारे पास कितने होते हैं जी, 5 होते हैं जी, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं जी, 1 2
3 और 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारे पास ये जो 3D है, 3D जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट कर सकता है और यहाँ से भी इधर शिफ्ट कर सकता है। तो किस तरीके से ये हो जाएंगे, तो ये देखेंगे तो 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे p के अंदर देखेंगे, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और d के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसके 5 हमारे पास शेल हैं जी, 2 3 3 4 और ये 5। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर टोटल अगर आप गौर करें तो हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब चूंकि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो लिहाजा ये 6 बॉन्ड बना सकता है। यही वजह है कि सल्फ़र अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है और अपने 6 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ये बताएं कि जो ऑक्सीजन है वो भी तो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि आपको पता है ऑक्सीजन 6A से बिलोंग करती है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो देखें जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये भी कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करती है? तो जवाब है कि ऑक्सीजन ऐसा काम नहीं करती। उसकी वजह क्या है? तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ जी। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे है, 1s2 2s2 और 2p अगर आप देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 मौजूद हैं, लेकिन इसका आगे कोई 2D नहीं है, जो कि आपको पता है कि 2D तो होता ही नहीं है। 2D जो शेल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब शेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। डी जो होता है वो 3 से शुरू होता है। तो इसका मतलब है जब इसका 2D वैकेंट है ही नहीं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट ही नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से सल्फ़र अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड करके ऑक्टेट रूल की वायलेशन करती है। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम ये लास्ट पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। वो क्वेश्चन ये हैं कि किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी एटम के अंदर कितने जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन से उसने अपने आप को ऑक्टेट रूल से एक्सपेंड किया है। तो ये ज़रा देखते हैं। तो अगर मैं SO4 की बात करूँगा, SO4 यानी सल्फेट आयन की बात करूँगा, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है जी, सल्फेट आयन का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे जी। SO4 देखते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हमने कैलकुलेट करने हैं किसी भी सेंट्रल एटम के अंदर, तो हम देखेंगे जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर और क्या करेंगे जी, 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लोन पेयर। अब ज़रा देखेंगे सल्फ़र को देख लेते हैं जी। तो अगर हम सल्फ़र को देखें तो 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं। तो अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फ़र को देखते हैं, कहते हैं जी 2 और 2 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये 8 नहीं है, ये 4 हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारे को नहीं देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि सल्फ़र के कितने यूज़ हुए हैं। सल्फ़र का एक यहाँ पे 2 3 और ये 4, तो ये 4 इस्तेमाल हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो एक इधर इस्तेमाल हुआ है, एक इधर इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ 2 ही इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद प्लस 2 N2। अब सल्फ़र के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए, तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो उसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, 0 लिखेंगे। तो हमारे पास जो है ना ये 8 + 4 + 0, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये 12 आ जाएगा। अब देखें ये टोटल इसके वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सल्फ़र एटम ये 12 है। अब ऑक्टेट रूल से कितने ज़्यादा हैं, यानी कि एक्सपेंडेड बाय कितना है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बाय हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं।
ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है जी, बताएं कि ये जो हमारे पास ऑक्टेट, ये जो सल्फ़र है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा हैं। तो आप इस फार्मूले के तहत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी है इसी तरीके से, उसको देखते हैं कि I3 नेगेटिव के अंदर हमने ये चेक करना है कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जी, I3 नेगेटिव के अंदर। तो देख लेते हैं जी कैसे I3 नेगेटिव के अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे जी, I3 नेगेटिव, तो ये ज़रा देखते हैं जी I3 नेगेटिव इसके अंदर कैसे। तो पहले तो हम यहाँ पे ना इसकी बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग कैसे बनती है, पहले आयोडीन का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। इसका वैलेंस शेल अगर देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जो है 5। अगर पहले आप लिख लें जी ये कहाँ से बिलोंग करता है जी, तो ये बिलोंग करता है जी 7th ए के साथ। तो 7th ए में कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ये आपको पता है दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप फ्लोरीन का चेक करें ना तो एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हमारे पास 2p5 हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है जी, ये 7 है। तो बिल्कुल आयोडीन का अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो आपको दोबारा सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की, इसका एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्लोरीन को देखें और यहाँ पर देखें जी, ये यहाँ पर हमारे पास 5p कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएंगे। तो जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैसे ही आयोडीन की है। सिंपल, ये जो 5 है ये मैंने 2 की जगह पे 5 लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इसका 5वां पीरियड है। तो ये किस तरीके से हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद कर सकते हैं, तो इस पर अगर आप कहेंगे तो हम एक और वीडियो बना लेंगे। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि किस तरीके से हम आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है। तो अब ज़रा देखें जी हम किस तरीके से इसकी बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो ये देखें आई है, सिमिलरली ये दरमियान में एक आई है और एक आई यहाँ पे है और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये I3 नेगेटिव है। अब दरमियान वाला जो आयोडीन है ना, इसके अगर आप देखें तो टोटल इसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से यूज़ कितने हुए हैं, तो यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। तो और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल इसके पास अभी भी लोन पेयर कितने हैं जी, ये इसके पास तकरीबन 3 लोन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, तो सेम हम वही फार्मूला लगाते हैं जी, फार्मूला नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला क्या है कि 2 इंटू डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसका और एक इसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे जी, 2 आ जाएंगे। ठीक है जी, प्लस 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं जी, लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जी, 3 है। यानी 1 2 सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, 3 है। अब आप कहेंगे सर जी ये 2 तो इसने यहाँ पे यूज़ कर लिए, बाकी तो 5 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। हालांकि 6 होते तो फिर 2 लोन पेयर बन सकते थे। तो I3 नेगेटिव है ना, तो अगर टोटल आप देखेंगे तो ये 3 ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 + 6। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे कि एक्सपेंडेड बाय कितना है, तो एक्सपेंडेड बाय अगर चेक करना है तो एक्सपेंडेड बाय, तो इसको 10 को 8 में से माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बच जाएंगे जी, 2 है। तो ये एक्सपेंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसने वैलेंस शेल को एक्सपेंड किया है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। तो इसका शेल एक्सपेंडेड बाय 2 है। ये MCQs में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चे लास्ट पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास ना कुछ तो एटम ऐसे होते हैं जो वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर लेते हैं, यानी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑक्टेट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या आप यूँ कह लें कि ऑक्टेट को, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी उसमें 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास वो कौन सा है जी, जस्ट लाइक BF3 है। तो BF3 में अगर देखेंगे तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है जी। तो ये देखें, अगर ये फ्लोरीन के साथ शेयर भी करता है तो इसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो ये 8 से भी कम है। तो इसने अपने ऑक्टेट को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट का नाम भी देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी,
इसके कुछ बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं जी। उसमें सबसे पहले जो अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है जी कि व्हाट इज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। व्हाट इज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। तीसरा सवाल यहाँ पे बन सकता है कि ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल, एक्सप्लेन इट या जस्टिफाई इट। आप इसको जस्टिफाई करें। चौथा सवाल जो यहाँ पे बन सकता है वो आप ये कह सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि एक्सप्लेन हाउ सल्फर एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट इन SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली ये सवाल बन सकता है कि कैसे I3 के अंदर आयोडीन एक्सपैंड होता है, या MCQs यहाँ से ये बन सकते हैं कि आप बताएं कि सल्फेट के अंदर सल्फ़र कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सपैंड करता है, और जो आयोडीन है ये कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट जो रूल है उसको एक्सपैंड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने अच्छे से देखना है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक